सभी बड़ी बिंदी को सादर प्रणाम। बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव का 1 वर्ष पूरा हो रहा है और आज 52वें एपिसोड में हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार गीता श्री। गीता श्री आज के समय में एक बड़ा नाम है और उनके पुरस्कारों की जो सूची है वो पूरी तो नहीं कह पाऊंगी, पर मैं कुछ पुरस्कारों के नाम अवश्य लेना चाहूंगी। जैसे कि इनको मिला है रामनाथ कोविंद का सम्मान, मातृश्री अवार्ड, राष्ट्रीय कला समीक्षा सम्मान, ग्रास रूट बेस्ट फीचर अवार्ड, UNFPA लाडली मीडिया अवार्ड, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया मीडिया फेलोशिप। तो आज की बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं गीता श्री। और आज का जो विषय है छोटे शहर की लड़की, उस विषय से संबंधित जो मेरा पहला प्रश्न है वो यही है कि कैसे आपके सफर की शुरुआत हुई मुजफ्फरपुर से। शुक्रिया विभा जी, शुक्रिया बड़ी बिंदी क्लब, सभी दोस्तों को, जितनी बहनें हैं, जितनी साथीने हैं, सखियां हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। और विभा जी, आपने बहुत ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब एक पूरी किताब, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी अब तो 50 पार के बाद तो एक पूरी जिंदगी लग जाती है। मेरा सफर कैसे शुरू होता है? मैं मुजफ्फरपुर के वैशाली जिले के एक छोटे से गांव से हूँ। गांव में पढ़ाई लिखाई हुई और उसके बाद मुजफ्फरपुर हॉस्टल में रही मैं। मुजफ्फरपुर एक सेंटर है जहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत जाना जाता है। दूर आसपास के कई जिलों के लोग वहाँ स्टडी के लिए आते हैं। अच्छा कॉलेज, अच्छा हॉस्टल, अच्छा माहौल। फिर हमारे घर वाले सब वहीं बस गए, क्योंकि सारे बच्चे, हम सब भाई बहन वहीं पढ़ते थे, तो वहीं बस गए। लेकिन मैं घर में कभी नहीं रही, शुरू से हॉस्टल में रही। दिल्ली मेरे सपनों में नहीं थी और मैंने कभी पहाड़ नहीं देखा, मैंने समंदर की लहरें नहीं सुनी थी। गुरुजी मेरे कहा करते थे कि जैसे हमारा सैटरडे को, शनिवार को सांस्कृतिक क्लब होता था, तो उसमें था कि चलो भाषण दो। तो एक दिन मैं पहुंची तो कोई था ही नहीं क्लास में। तो मैंने कहा सर मैं अकेले कैसे बोलूं? तो उन्होंने कहा कुर्सियां हैं, बेंच है, हवा है, दिशाएं हैं, जब भी ऐसा मौका आए अकेले खड़े होके बोलो। ये जो हवाएं हैं ना, वो तुम्हारी बात वहां पहुंचा देंगी, तुम जहां पहुंचना चाहिए। तो उसके बाद से मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया कि मुझे 2 सुन रहा है, 3 सुन रहा है, 4 सुन रहा है। मुझे जो बोलना है वो मैं बोलती हूँ और दिशाएं और हवाएं सुनती हैं। देखिए विभा जी, आज ऐसे भी ना बहुत बहुत कठिन था मेरे लिए, और इस पूरे कोरोना काल में ये दूसरा लाइव है। और बाकी लाइव में तो कई लोग थे, तो 5 मिनट बोलना था किसी किताब पे। आपके लाइव में ये मुझ पे केंद्रित है, सिर्फ मुझे बोलना है। तो मैं बहुत घबराई हुई, थोड़ी डरी हुई, थोड़ी अवसाद में, थोड़ी उदास कि इस दुनिया से, इस कायनात से जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, जिसके साथ मस्ती करती हूँ, जिसमें जीती हूँ मैं, वो इतनी उदास, इतनी हताश, इतनी क्राइसिस में है। ऐसे समय में मुझे लगता था कि मैं लाइव में आके क्या बात करूंगी, क्या कहूंगी। लेकिन आप लोगों ने हौसला बढ़ाया, विभा रानी जी ने हौसला बढ़ाया, और बड़ी बिंदी के साथियों से बात करने का मौका मैं नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैं आई हूँ। और आपका ये जो पहला सवाल है कि मुजफ्फरपुर से दिल्ली का सफर बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने सपने नहीं देखे थे दिल्ली के, देख भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं जिस सामंती परिवेश से, जिस परिवार से आई हूँ और जिस परिवेश की लड़की थी, तो वहाँ पे सपने हमारे रेडीमेड सपने हमें सौंपे जाते थे विरासत में। वही सपना देखने का हक था, उन सपनों के फ्रेम से बाहर देखने का कोई हक नहीं था। अब समय बदल गया है। मुजफ्फरपुर में हॉस्टल में पढ़ते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की, MA किया। मैं PhD करने के लिए जामिया, पहले DU में सोचा था, फिर JNU सोचा, फिर घर वालों का सपोर्ट नहीं था, तो मैंने जामिया से नौकरी करते हुए और जामिया में PhD में एडमिशन लिया, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाई, वो अलग कहानी है। लेकिन दिल्ली आने तक का सफर इस तरह शुरू हुआ कि मैं कैंपस पत्रकारिता करती थी, नवभारत टाइम्स अखबार था पटना में, और आलोक मेहता एडिटर थे उस समय, वो हमारे यहाँ बहुत आते जाते थे। तो और मैं एक्टिव थी, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थी, छात्र नेता थी, और बहुत विद्रोही थी, क्रांतिकारी जिसको कहते हैं कि हम लोग विश्वविद्यालय में बहुत क्रांति किया करते थे। तो हम लोग का एक टोली थी, हम लोग का एक साहित्यिक ग्रुप था, साहित्य कुंज, उसमें बहुत सारे दोस्त थे हमारे, जो आज सब कहीं ना कहीं स्टैब्लिश है। उसमें कई बड़े कथाकार हैं, कई कवि हैं।
तो हम लोग का एक ग्रुप हुआ करता था, उस हम लोग सब साथ पत्रकारिता भी करते थे। तो कई दोस्तों से जब उस दौरान, तो मेरी कुछ टीचर थी जो हमेशा मुझे कहा करती थी कि गीता, ये तुम्हारे डैने बहुत बड़े हो गए हैं और ये आकाश तुम्हें छोटा पड़ रहा है, और हम तुम इतनी ऐसा कहती थी। मुझे नहीं मालूम कि मुझ में टैलेंट था कि नहीं था, लेकिन वो हमेशा कहती थी कि तुम इतनी टैलेंटेड हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए। और ये बात मुझे थर्ड ईयर में विनोदिनी दी, हमारी हिंदी की टीचर थी, जो आज की बड़ी अच्छी कवियत्री है, पंखुड़ी सिन्हा, उनकी माँ है, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। तो वो कहती थी तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए, तुम्हारे लायक ये माहौल या ये शहर नहीं है। और ये सच है कि जिस तरह का टैलेंट था, जो मैं बनना चाहती थी, घर वाले चाहते थे मैं टीचिंग में चली जाऊं, प्रोफेसर बन जाऊं, किसी कॉलेज में पढ़ाने लगूं। उस समय नौकरी आसान भी थी, आसानी से मिल भी जाती थी, कॉलेज में पढ़ाने की नौकरी बहुत मिल जाती आराम से। आज मैं किसी न किसी कॉलेज में किसी विभाग की अध्यक्ष होती, हिंदी विभाग की। लेकिन मुझे लीक से हटकर काम करना था, मुझे रूटीन काम नहीं करना था, 9 to 5 नहीं काम करना था। मैं एक तरह का रूटीन जी नहीं सकती, और मैं बहुत अनुशासनबद्ध कभी नहीं रही हूँ, मतलब डिसिप्लिन नहीं रही हूँ लाइफ में किसी भी तरह से। तो मुझे एक अराजक किस्म का स्वभाव था कि जब मन हो काम किया, जब मन हो जो किया, तो मनमौजी टाइप आप कह सकती हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ऐसा काम करना है जो मेरा पैशन भी हो और जो मेरा प्रोफेशन भी बने। तो भाषा थी, लैंग्वेज जानती थी और पढ़ती थी खूब, तो पत्रकार ही बन सकती थी। बाकी कुछ बनने के लिए परिवार का सपोर्ट जरूरी था, जिसमें आर्थिक जरूरतें थी, लेकिन वो सब कोई सपोर्ट नहीं था। तो वो खुद दिल्ली आके खुद कमा के शुरू के 2 साल बड़े स्ट्रगल के रहे, तो इसीलिए पीएचडी पूरी नहीं कर पाई। फिर नौकरी करना, फिर अपनी पढ़ाई करना। दिल्ली आना पत्रकारिता के लिए आना जरूरी था, क्योंकि कैंपस संवाददाता कब तक रहती, फिर जिला संवाददाता हो जाती ज्यादा से ज्यादा, फिर पटना आती, इसमें कितने साल गुजर जाते। तो मुझे एक नेशनल लेवल का एक जर्नलिज्म करना था, और उस समय चूंकि महिलाएं कम थी तो बड़ा चैलेंजिंग था। तो मुझे लगा कि मैं हमेशा चैलेंज लेती हूँ, तो चैलेंजिंग काम करना है तो मुझे दिल्ली जाना ही होगा। तो बहुत हिम्मत जुटा के एक दिन अचानक मैंने अपना शहर छोड़ दिया और मैं दिल्ली आ गई। वो अलग कथा है शहर छोड़ने की। और फिर शहर में हॉस्टल से अचानक एग्जाम लास्ट पेपर दे के फिर मैं निकल आई, और उससे पहले 1-2 बार दिल्ली आके काम तलाश चुकी थी। तो इसलिए जब फाइनली आई तो बहुत दिक्कत नहीं हुई। यहाँ बहुत सारे पहले से हमारे शहर के लोग थे, उन लोगों ने हमारी बहुत मदद की, उन्होंने घर दिलवाया, उन्होंने नौकरी एक तरह से दिलवाई, मिलवाया लोगों से, तो काम मिला। तो शहर के लोगों ने बहुत मदद की। तो एक छोटे शहर की लड़की जिसने दिल्ली का कभी सपना नहीं देखा था, वो दिल्ली आ गई, इतने बड़े महानगर में, जिसको बसों में चढ़ना नहीं आता था, घिसट घिसट के बसों में चढ़ती थी, रिक्शे पे चलने की आदत थी, और यहाँ पे आए तो बसों में चलने की आदत डालनी पड़ी। यहाँ जिसको कल्चरल शौक कदम कदम पे, वो शौक तो अभी भी लगता है, क्योंकि मेरे भीतर की देहाती स्त्री मरी नहीं है। तो लेकिन जब मैं शुरू में आई तो मुझे लगता था मैं कहाँ आ गई। एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हुई, बहुत सारी दिक्कतें आई, और बहुत एक उस समय में बहुत दबी सामी सी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे इसी शहर ने फिर विश्वास भी दिया, आत्मविश्वास भी दिया, स्वाभिमान भी दिया। आपकी बातों में मुझे ये पूरी फिल्म दिखाई दे रही थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो पत्रकारिता का क्षेत्र था जिस समय आपने कदम रखा, और आपने खुद भी बताया कि उस समय महिलाएं बहुत कम थी, तो क्या कभी कोई ऐसी परेशानी हुई जिसमें आपको घबराहट महसूस हुई हो और आपको लगा हो कि मैं वापसी कर लूं, और जो माता पिता रेडीमेड सपने बता रहे हैं उस ओर मैं अपने कदम मोड़ूं? क्या पीछे लौटने का ख्याल कभी नहीं आया, क्योंकि जो लोग चुनौती लेते हैं, जो लोग लीक से हटकर काम करते हैं, वो चुनौती लेते हैं। मैं शुरू से निर्भीक थी, और मुझे लगता था कि चुनौतियां तो बहुत आई, ऐसी ऐसी चुनौतियां आई कि मैं कई बार स्त्री होने के कारण बहुत चुनौतियां आई। जैसे हमारे साथ शुरू से नाइंसाफी होती थी ऑफिसेज में कि लड़की है तो इसको ये काम दे दो, हल्का काम दे दो। लेकिन ये सब मेरे लौटने की और हताश होने की वजह नहीं थी। स्मॉल टाउन की थी तो लोगों को ये भी लगता था कि कुछ लोगों ने मुझे शक से देखा, संदेह से, कि ये चुनौतीपूर्ण काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, छोटे शहर से आई है, अभी भी वही वैल्यू लेके चलती है। और हम छोटे शहर वाले लोग क्या है ना कि एक वैल्यू लेके चलते हैं,
उससे पीछा बहुत मुश्किल से छूटता है, जिसको आप संस्कारों की पोटली भी कह सकते हैं, जिसको एक नैतिकता भी कह सकते हैं कि हमारी एक अलग नैतिकता होती है, क्योंकि बचपन से हमें उसी माहौल में हम पले बड़े होते हैं। अब मेरी सोच बदल गई है, मेरी नैतिकताएं अलग हैं, मेरे संस्कार अलग हैं। रिपोर्टिंग में मुझे डाला गया, जब मैं डेस्क पे जब काम कर रही थी तो तब तक ठीक था, लेकिन जब मुझे रिपोर्टिंग में डाला गया तो मुझे बहुत दिक्कत आई। लेकिन मैं मुजफ्फरपुर में रहते हुए कई रिपोर्टिंग का काम किया था, लोकल पत्रकारों के साथ घूम घूम के मैंने, तो मुझे एक थोड़ा आइडिया था। मैंने बहुत सारी जनसभाएं कवर की थी, बहुत सारी नवभारत टाइम्स के लिए, और बहुत जगह जाती थी। नहीं भी कवर करना है तो सिर्फ ये सीखने के लिए, रिपोर्टिंग सीखने के लिए, तो मैंने बिना किसी ट्रेनिंग के फील्ड में रह के सीखा। जब मैं यहाँ आई तो लड़कियां कम थी और मुझे इलेक्शन कवरेज के लिए भेजा जाता था, तो हम लोग भर भर के चले जा रहे हैं, कभी बस में जा रहे हैं, कभी टैक्सी में जा रहे हैं, कभी फ्लाइट में जा रहे हैं, तो एक दो लड़की, कभी कभी मैं अकेली, 10-10 12-12 पुरुष, तो उन सब के बीच। लेकिन वो माहौल अलग था, अब का माहौल अलग है। उस माहौल में मैंने काम किया जब सिर्फ पुरुष ही पुरुष हुआ करते थे और मैं अकेली लड़की होती थी उस समय। लेकिन कुछ दिक्कतें, लड़की होने की जो दिक्कतें होती है कि आपको बाथरूम जाना है, आप फील्ड में घूम रहे हैं, तो आप किसको कहेंगे, नहीं जा सकते। लड़के तो बस एक मेरे उपन्यास है, एक मेरा वाया मीडिया, उसमें एक प्रसंग है इस तरह का कि वो बस में अकेली लड़की और सिर्फ लड़के लड़के और सब चले जा रहे हैं, और 5-6 घंटे की यात्रा है। लड़के बस रुकवाते हैं, खेतों में जाते हैं, इधर जाते हैं, लेकिन वो लड़की है नहीं नहीं, ये कस्बे से आई है, इसलिए उसमें आज इतना साहस है कि अगर 10 लोग हों तो मैं बोलूंगी कि भाई गाड़ी रोकिए, मुझे खेतों में या कहीं भी वॉशरूम जाना है। उस समय मैं इतनी संकोची थी कि मैं बर्दाश्त कर सकती थी चीजें, लेकिन मैं बोल नहीं सकती थी। एक लिहाज, एक कहते हिचक नहीं खत्म हुई थी, क्योंकि छोटे शहर से आई थी, तो मुझे लगता था इसके बारे में, जैसे मैं खुलकर, बहुत टैबू थे हमारे साथ कि मैं खुल के बहुत सारे इश्यूज पे बात नहीं कर सकती थी। आज उसके बाद जब धीरे धीरे जब मैं मीडिया में रह के, मीडिया हमारा बहुत उदार फील्ड है, तो रह के वहीं पे रहते रहते मेरा पूरा जो सिस्टम है वो अपग्रेड हुआ, तो मैं खुली। लेकिन मैं जब शुरू में आई थी तो बहुत दबी दबी बोलती बहुत थी, बुलक्कर थी, खूब चंचल थी, बोलती थी, खूब चंचल थी और मस्ती करने वाली थी और धमाल करना, ये सब स्वभाव था जो अभी भी है। लेकिन स्वभाव में एक हिचक था, एक संकोच था, जो मुझे लोगों से बहुत घुलने मिलने नहीं देता था, बहुत खुलने नहीं देता था, और अपने भीतर सिमटी रहती थी। तो दिक्कतें बहुत आई, लेकिन उन्हीं दिक्कतों से मैंने सीखा। जैसे साहस गिरते हैं सवारी जंगे मैदान में, तो मैं जंगे मैदान में गिरती थी, धूल झाड़ती थी, फिर उठ खड़ी होती थी, फिर दौड़ती थी रेस में। तो एक रेस थी जिंदगी मेरे लिए उस टाइम जब मैं दिल्ली आई थी। और उस रेस में फिर जब जो धावक होता है ना, वो पीछे नहीं देखता है पलट के, तो मैं तो धावक थी, बाधा दौड़ जिसको कहते हैं। तो मैं एक बाधा दौड़ में दौड़ रही थी, तो मैं पीछे कैसे मुड़कर देखती। तो इसलिए कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं पीछे, कि कभी लौट जाऊं, दूसरे काम में लग जाऊं, दूसरा काम करूं, क्योंकि इस काम में इतना आवेग, इतना पैशन है जर्नलिज्म में, इतना आनंददायी काम है, तकलीफदेह भी है। ये आप पर निर्भर है कि आप उससे आनंद लेते हैं या आप उससे तकलीफ उठाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता था लिखना, मुझे अच्छा लगता था अभिव्यक्त करना अपने को, और जो एक भाषा मुझे आती है उस भाषा में काम करने का मौका। आज कहते हैं कि रोजगार की भाषा, मेरी तो रोजगार की भाषा हिंदी है, जिसने मुझे रोजगार दिया, जिसने मुझे पहचान दी, और ये एक भाषा मुझे आती थी। तो इसी के बलबूते मैं बिना ट्रेनिंग के भी जर्नलिज्म में आई और टिक पाई। तो इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं, बहुत मुश्किलों के बावजूद। आप एक पुलिस अधिकारी की बेटी हैं, और पुलिस अधिकारी की बेटी और ऊपर से एक सामंती परिवार की बेटी है, तो सुख सुविधाओं का तो अंबार लगा होगा। उन सुख सुविधाओं को छोड़कर कुछ करने की जो आपकी तमन्ना है, उसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। पर एक बात बताइए कि क्या इतने बड़े परिवार की बेटी होने का आपको कभी लाभ या हानि उठानी पड़ी है, और यदि उठानी पड़ी है तो किस तरह से? मैं जिस समुदाय से आती हूँ, जिस जाति से, वो एक संपन्न परिवार होता है, गांव का संपन्न किसान। मेरे दादाजी किसान थे, फादर पुलिस अधिकारी थे। अनेक शहरों में, अनेक स्कूलों में मैं पढ़ी हूँ, तो इसलिए
और बहुत साधन संपन्नता इतनी देखी कि कभी घर एक गिलास पानी खुद से लेकर नहीं पिया। हमेशा 10 नौकर चाकर सिपाही चौकीदार सब भरे रहते थे, तो वो सारी साधन संपन्नता थी। पैसे की कभी दिक्कत बाबूजी ने होने नहीं दी, हम लोगों को कभी सोचना नहीं पड़ा। सीमित संसाधन में ही, लेकिन बहुत अच्छे से, और हॉस्टल में रहे तो शानदार पढ़ाई लिखाई सब उन्होंने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया उन्होंने हमें। लेकिन बड़े घर की लड़कियों की एक दिक्कत होती है, हमारा जो कास्ट है जो बिहार में, उसमें पराधीन सपने सुख नाही, जो पराधीनता का जो बोध है ना, उसमें आप सपने भी सपने देखिए जो आपको, जितने आंखों की औकात इतनी बड़ी मत कर लीजिए कि आपके अपने सपने भी उसमें अखुआने लगे। तो जो सपने हम देते हैं, जो हमारा समाज जो परिवार देता है, उसी में रहिए, आप फ्रेम में रहिए, फ्रेम से बाहर जाने का। तो नुकसान देखिए ये हुआ कि मेरे घर वालों ने जब मैंने फैसला लिया कि अपने से दिल्ली रहूंगी, अपना साथी खुद चुनूंगी, तो बहुत सालों तक घर वालों से संबंध एकदम कटा रहा। उन लोगों ने एक तरह से कुछ साल तक डिसऑन कर दिया। लेकिन मेरे पिताजी को छोड़ के, मेरे पिताजी हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन बहुत सारे परिवार में भाई लोग थे जो आज जो सब मेरी जान है और जिनकी जान मैं हूँ। मतलब आज तो मेरे बगैर वो नहीं सोच सकते, उनके बगैर मैं नहीं सोच सकती। लेकिन शुरू में सबको लगता था ना कि ये पत्रकारिता क्या चीज है, और अकेली लड़की और दिल्ली में इतना बड़ा फैसला क्या कैसे करेगी। कुछ लोगों को लगता था कि किसी मतलब कुछ गलत भी सोच लिया होगा कि पता नहीं कौन है, किसके साथ गई है, किसके बहकावे में आ गई है, इज्जत चली गई। हमारे यहाँ तो लड़की चली जाए घर छोड़ के तो इज्जत चली जाती है ना। तो मुझे इज्जत से जोड़ के देखते थे, तो उनको लगता था कि इज्जत ही चली गई, इस लड़की ने तो इज्जत ले ली। और भाई बाबू साहब का परिवार है उसमें, तो मेरे चचेरे भाई बहन सब लोग एकदम से मुंह फुला के कि गीता ने इतना बड़ा विद्रोह कर दिया, इतनी हिम्मत, ये लड़की ऐसे कैसे कर सकती है। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आपको सफलता मिलती है, तो आपकी सफलता बहुत सारे लोगों के संदेह को दूर कर देती है। तो धीरे धीरे जब आप सक्सेस होते हैं, सफलता बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर आप फेल हो गए, मेरे साथ देखिए इतनी चुनौती थी कि अगर मैं फेल हो जाती, कुछ नहीं बनती, ढंग की नौकरी नहीं मिलती, ढंग की पत्रकार नहीं बनती। मुझे आज तक याद है कि आपने जिस पुरस्कार का नाम लिया, रामनाथ गोयनका पुरस्कार, जिस दिन वो मुझे पुरस्कार मिला, उसी मंच से उसी साल मेरे पति को भी मिला। तो बिहार में पटना में खबर छपी, बिहारी दंपति को मिला रामनाथ गोयनका पुरस्कार। लेकिन मेरे शहर ने, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर ने छापा, शहर की बेटी को मिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के हाथों रामनाथ गोयनका पुरस्कार। जब ये खबर छपी वैशाली में, हाजीपुर के सभी अखबारों में, मुजफ्फरपुर, तो गांव में मेरे भैया रहते थे, गांव में मेरे चचेरे भाई लोग जो भी, उन लोग डेली अखबार पढ़ने वाले अखबार में पढ़ा, अरे इता अपन गीतवा हाई, गीतवा के राष्ट्रपति से पुरस्कार मिल रही है, फोन कर। तब तक वो लोग उतना बात नहीं करते थे मेरे से। उन लोगों ने फिर नंबर लिया मेरे अपने भैया से, नंबर लेके, गीता ऐसे बोलते हैं ना हमारे, गीता कलेजा चौड़ा हो गेल, तू हर देख ली फोटो, खबर पढ़ ली, गर्व से ना गांव में दिखा रहे हैं घूम घूम के कि हमारी बहन दिल्ली गई थी, देखो क्या की, कितना बड़ा काम की। तो उनको ये गर्व मिला। उससे पहले उनको लगता था कि बहुत बुरा किया, इतने बड़े बाबू साहब के पोती बेटी ऐसे कैसे घर छोड़ के और अपने मन से जिंदगी जीने चली जाएगी, जो हम लोगों ने तय किया वो जिंदगी कैसे नहीं जिएगी, उसके सपने हमसे अलग कैसे हो सकते हैं, उसको अपना सपना देखने का हक किसने दिया। उसको तो 4-5 उसको शादी करनी चाहिए, 4-5 बच्चे पैदा करना चाहिए, परिवार के साथ रहना चाहिए, ज्यादा ज्यादा बैग दबाओ, झोला उठाओ, छत्ता लो, स्कूल जाओ, पढ़ाओ, हो गया। इससे दाएं बाएं होना नहीं है। पत्रकार वो तो मर्द के काम है, ये औरत होके कैसे करता है। 80 या 90 के दशक के बीच में तो बड़ा फर्क था ना, औरत के काम मर्द के काम। अब भेद मिट गया ना, औरतों ने भेद मिटा दिया है कि कोई काम औरतों मर्दों का नहीं होता है, ये जो कर सकता है काम उसका है, काम उसी का होता है जो उसको कर सकता है। तो लेकिन उस समय था कि मतलब पत्रकारिता लड़की होके, और तो इसलिए सपने देखने का जो जोखिम था, जब मैंने उठाया
तो मुझे बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा उसे। पत्रकारिता का तो आपने झंडा गाड़ दिया और गोयनका पुरस्कार जैसा पुरस्कार लेकर के गांव वालों का सर ऊंचा कर दिया। बहुत गर्व होता है जब अपने घर की बेटियां ऐसा करती हैं। लेकिन साहित्य में जो आपने अपना कदम रखा, वो क्या पत्रकारिता से पहले से था या बाद में शुरू किया? और जब लिखना शुरू किया तो लेखन और प्रकाशन के बीच कितना गैप था? मैं इंटरमीडिएट में जब पढ़ रही थी तो मेरी पाटलिपुत्रा टाइम्स अखबार आता था पटना से, और मैं जानती नहीं थी, शांति सुमन दी मेरी टीचर थी और उनके एक मुंह बोले भाई थे नचिकेता जी, कवि हैं, पटना में रहते हैं नचिकेता। तो शांति सुमन दी के भाई थे और शांति सुमन दी की जो बेटी थी चेतना दी और मैं दोनों, उनको वो मामा जी कहती थी तो मैं भी मामा जी कहती थी। तो मामा जी जब आते थे कॉलेज शांति दी से मिलने तो मुझसे भी मिलते थे, मैं हॉस्टल में थी तो दीदी बुला लेती थी। तो दीदी का ये कविताएं लिखती है और मैं कॉलेज में कविता प्रतियोगिता में पुरस्कार जीत गई थी। तो शांति दी ने बड़े गर्व से मिलवाया कि गीता ये कविताएं लिखती है, तो उन्होंने कहा अपनी कविताएं दो। तो मैं तो ऐसे बचकानी टाइप की कविताएं लिखती थी। तो मामा जी ने, मैंने कहा कि मैं क्या लिखूं, मैं तो बच्चा जैसा, इंटरमीडिएट 16 साल उम्र थी मेरी, तो मैं क्या लिखती थी, 16-17 रहा होगा, 16 ही था फर्स्ट ईयर में। मैंने कहा मैं क्या तो उन्होंने फिर मुझे मार्क्सवाद पढ़ाया, मजदूर और क्रांति ये सब समझाया, और उन्होंने मेरी दृष्टि मामा जी ने ऐसी बदली कि मुझे चांद में भी रोटी दिखाई देने लगा। कि आज पीयूष मिश्रा कहते हैं ना, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां, उस जमाने में मामा जी ने मुझे ऐसा मजदूर और जन श्रम शक्ति और मार्क्सवाद पढ़ाया उस समय कि मुझे उसी समय मेरी जो इश्क करने की उम्र थी, जो रूमानी उम्र थी, वो चांद में अपने महबूब का चेहरा देखने की बजाय रोटी देखने लगी थी। तो मैंने कविता लिखी कि कुछ मजदूर टाइप की कविता लिखी, वो कविता है नहीं मेरे पास, लिखी, और मामा जी आए तो मैंने उनको पकड़ा दी। वो कविता छप गई पाटलिपुत्र टाइम्स में। ये पहली बार मैं कथा बता रही हूँ आपको, आज तक मैंने ये बात बताई नहीं कहीं। तो मैंने मामा जी को कविता पकड़ाई, कविता पाटलिपुत्र टाइम्स में छपी और उसके ठीक बगल में नचिकेता मामा जी के गीत छपे। फिर एक चिट्ठी आया मामा जी का कि तुम मेरे बगल में छपी हो, और वो बड़े कवि थे उस समय के, बड़े गीतकार, तुम मेरे बगल में छपी हो, मेरी बगलगीर बनी हो, इसकी रक्षा करना, इसका सम्मान करना। ये बात धस गई मेरे भीतर कि मामा जी मुझसे क्या चाहते हैं। मैं इमोशनल हो रही हूँ कि मुझे लगा कि वो मुझ में कविता के बीज नहीं थे, मैं इतना साहित्य कुछ नहीं, लेकिन मुझसे ये उम्मीद कि तुम मेरी बगलगीर बनी हो, इसकी रक्षा करना। तो मुझे लगा कि मुझे अपने को इनके सम्मान के लायक बनाना है। फिर मैंने शांति दी ने खूब उस समय में मछली मरी हुई उपन्यास पढ़ा दिया उन्होंने मुझे। फिर मैंने खूब पढ़ना शुरू किया, विचारधारा समझनी शुरू की, और फिर प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुई। फिर मैं प्रगतिशील लेखक संघ के सेमिनारों में जाने लगी, कैफी आजमी के साथ मंचों से काव्य पाठ किया। फिर मैं कविताएं लिखने लगी और फिर उसी तरह की कविताएं लिखने लगी जिसमें क्रांति और ये वो मतलब एकदम दिमाग में मजदूर, एक दुनिया के मजदूरों एक हो टाइप का पूरा उसमें एकदम मामा जी की संगति में और था। तो इसी तरह की कविताएं लिखती थी उस दौरान, और कोई अखबार पटना का नहीं था जिसमें मेरी कविताएं न छपी हो। मैं खुद नहीं छपवाती थी, मैं मामा जी को देती थी और वो छपवाते थे। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि आजकल पत्रिका है, अभी भी छपती है, तो उसमें एक नया कॉलम आता था उस समय, पहली बार का, जो पहली बार कविता लिखते हैं, क्या उस कॉलम का नाम था, वो है, कटिंग मेरे पास अभी तक है। तो उसमें मैंने कविता भेजी, उसमें कविता छप गई तो खूब चिट्ठियां उठियां आने लगी। तो इस तरह से छपने का सिलसिला, फिर पत्रिकाओं में, फिर मेरी संगति हुई, फिर जानकी वल्लभ शास्त्री मिले, फिर राजेंद्र प्रसाद सिंह मेरे चाचा जी, मैं बोलती थी उनकी बेटी, और हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, तो चाचा जी की संगति हो गई। चाचा जी भी मार्क्सवादी, तो वो नेल्सन मंडेला पे कविताएं सुनाया करते थे, तो हम लोग एकदम खून फड़कने लगता था रोज एकदम। डेली शाम की बैठकी हमारी उन्हीं के घर पे होती थी। तो बड़ी क्रांतिकारी माहौल में साहित्य और कविताएं लिखना। तो कहीं कहीं चाचा जी कविता भेज देते थे, छप जाती थी, कविताएं लिखती थी मैं। तो ये मेरे पास अभी भी है।
बेला निकालते थे। जानकी वल्लभ शास्त्री इसके संपादक थे और मैं इसमें उनको सहयोग करती थी। इसके हर अंक में मेरी एक कविता रहती थी, मतलब जो कविता लिखती थी जानकी बाबू को सुनाने जाती थी तो वो मांग लेते थे और छाप देते थे। तो इस तरह से छपने छपाने का सिलसिला शुरू हुआ और दिल्ली तक मैं नहीं पहुंची, दिल्ली सपने में भी नहीं थी। बाद में पटना तक थी मैं, पटना ही मेरे लिए उस समय दिल्ली की तरह। तो पटना के अखबारों में, इस तरह के मैगजीन्स में छपती थी, तो छपने छपाने का सिलसिला शुरू हुआ। पटना में ही नवभारत टाइम्स के लिए मैंने पत्रकारिता शुरू कर दी थी। तो उसमें मैं लोगों के इंटरव्यूज करती थी, साहित्यकारों के इंटरव्यूज करती थी, साहित्यिक रिपोर्ट लिखती थी, और इलेक्शन जब था तो कैंपस की सूचनाएं, मतलब रिपोर्ट भेजा करती थी। तो अखबारों में छपना छपाना तभी शुरू हो गया था। तो इसलिए छपने का सिलसिला इंटरमीडिएट से ही मैं कहूँ कि मैं 82 में मैं इंटरमीडिएट में गई थी। तो आप समझ लीजिए कि 82 से मेरे छपने का सिलसिला शुरू हुआ है। 82 से 1982 से मेरे छपने छपाने का सिलसिला शुरू हुआ है, जो आज तक जारी है। और अब ऊब हो गई, अब मन नहीं करता। छप छप के अखबारों का और पत्रिकाओं का पहाड़ इकट्ठा हो गया है, तो अब बहुत ज्यादा क्रेज नहीं है छपने छपाने का। यहाँ मैं आपके कुछ कृतियों का नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सी बड़ी बिंदियां जानती हैं और बहुत सी जो नहीं जानती होंगी वो भी जानेंगी। कविता जितना हक, औरत की बोली, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, नागपाश में स्त्री, सपनों की मंडी, प्रार्थना के बाहर और अन्य कहानियां, सोन मछली, बहुत सारी आपकी कृतियां हैं और आपने लेखन के साथ साथ संपादन भी किया है। तो एक अपना लेखन और संपादन का जो अंतर आपने अनुभव किया होगा, उस अंतर को थोड़ा स्पष्ट करेंगे हम लोगों के सामने तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, नहीं विभा जी, क्या है कि पत्रकारिता और साहित्य दोनों अलग अलग विधाएं हैं, बिल्कुल अलग अलग है। बहुत सारे साहित्यकारों को लगता है कि वो पत्रकारिता कर सकते हैं, वो जोड़ के देखते हैं अपने को। बहुत सारे पत्रकारों को लगता है कि वो साहित्य लिख सकते हैं। जब मैं लिखने लगी तो मेरे साथ के बहुत सारे लोगों ने कहा, अरे हमें भी कहानी लिखना है, तुम लिखने लगी मुझे देख के। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हर पत्रकार साहित्यकार बन सकता है और हर साहित्यकार चाहे तो पत्रकार बन सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग विधा है और दोनों विधा का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो मैं, चूंकि मेरा बैकग्राउंड साहित्य का था, लिटरेचर से पढ़ाई की और मैंने कविताएं लिखती थी, तो ये अलग बात है कि बाद में कविता बचकानी कविताएं थी। मुझे अब उन कविताओं को पढ़ते हुए हंसी आती है कि मैं क्या लिखती थी। तो मैंने पत्रकारिता में रहते हुए मेरे भीतर 25 साल मैंने दिए हैं पत्रकारिता को, एक्टिव जर्नलिज्म को, और लगातार नौकरी की है, खाली कभी नहीं रही हूँ। हमेशा एक नौकरी छोड़ी दूसरी मिली और लंबी लंबी पारी खेली है मैंने आखिरी नौकरी तब, जब मैं आउटलुक छोड़ा मैंने, तो मैं बिंदिया मैगजीन में गई एडिटर होके। बिंदिया मैगजीन बंद हो गई क्योंकि पूरा ग्रुप बंद हो गया, तो मैगजीन भी अच्छी खासी चलती हुई मैगजीन बंद हो गई। उसके बाद मैं लाइव इंडिया में एडिटर होके गई। लाइव इंडिया की वेबसाइट की एडिटर थी मैं, वेबसाइट की, उसमें साल भर काम किया। साल भर काम करने के बाद मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं काम पर कम ध्यान देती थी और अंदर बैठ के कहानियां लिखती रहती थी, जो कि ठीक नहीं था। आप ऑनलाइन की एडिटर हैं तो आपको 24 घंटे खबरें अपडेट करनी है, खबरें लिखनी है, लेकिन मेरा मन ही न लगे। ऐसा मन उचट गया कि मैं लिटरेचर में ही लगी रहती थी। मुझे कहानी आती थी, कहानी लिख लूं, कुछ लिख लूं, कविता नहीं कहानी लिख लूं, तो उपन्यास लिख लूं, तो दिन भर इसी में, मतलब एक नशे की तरह मेरे ऊपर लेखन हावी हो गया। तो मेरा पत्रकारिता में मन ही न लगे। तो जब आपको मन न लगे तो काम प्रभावित होगा, फिर एक असंतोष का माहौल होगा, फिर लोग आपसे रुष्ट होंगे, फिर आप तो एडिटर है, आपको कोई जल्दी निकाल नहीं पाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप खुद विदा कर दें। एक दिन अचानक ही घर से मैंने तय किया, बिना किसी को बताए घर में, और मैं लेटर लिख के मैंने भेज दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे खुद से बेईमानी लग रही थी कि मेरी 40 लोगों की टीम थी, 40 लोगों को हेड कर रही थी, सबको मैं काम बता रही हूँ, मैं खुद कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जबकि ऑनलाइन एडिटर को बहुत काम करना पड़ता है। तो बल्कि मैगजीन में ज्यादा राहत थी, मैगजीन में इतनी छूट थी कि मैगजीन के दौरान मैंने उपन्यास लिख लिया, कहानी संग्रह लिख लिया, लेकिन ऑनलाइन में एकदम टाइम ही नहीं था, तो मैं नहीं एडजस्ट कर पा रही थी, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मेरी नौकरी करने की कोई इच्छा नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई, नौकरी की तो जरूरत होती तो मैं करती,
लेकिन नौकरी कभी भी मेरे लिए ब्रेड एंड बटर नहीं रही, इसलिए मैंने नौकरी नहीं की। घर परिवार का सपोर्ट था, तो इसलिए मैंने नौकरी में ये रिस्क ले सकती थी कि नौकरी न करूं। और चूंकि मैंने देख लिया कि आने वाले दिनों में जर्नलिज्म बदल रहा है, डिजिटल में शिफ्ट हो रहा है, डिजिटल में बहुत डिमांडिंग है, और मुझे लिटरेचर की तरफ जाना है, और लेखन बिल्कुल अलग चीज है, और लेखन को बचाना है तो मुझे जर्नलिज्म को साइड करना पड़ेगा। इसलिए मुझे फैसला लेना पड़ा। ये फैसला लिया, और मैंने, एक है ना कि चित्रा देसाई मेरी दोस्त है, उनकी कविता आजकल मैं अपने मन का करती हूँ, तो मुझे अपने मन का करना था और लेखन मेरे मन का काम था। इसलिए मैंने एक 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 जो सिरा छोड़ आई थी अपने शहर में, कविता, कहानी, साहित्य, उसको मैंने फिर से उठा लिया, और इस तरह से मैं लेखन में, तो दोनों दो अलग अलग है। मैं आज सच बताऊं कि जैसे मैं कोई किसी घटना स्थल पे जाती हूँ मान लो, या कोई 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 खबर आती है मेरे पास, तो मैं उसमें कहानी तलाशने लगती हूँ। पहले मैं उसमें से रिपोर्ट तलाशती थी, मैं उसमें से तलाशती थी कि इसकी इसमें खबर क्या है, खबर लिखने की। अब मैं उसमें कहानी तलाशती हूँ, तो मेरा नजरिया बदल गया, मेरी दृष्टि बदल गई। तो जब इतना केमिकल चेंज है आपके भीतर, तो आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। बल्कि मैं कहूं, मैं ज्यादा संवेदनशील हुई हूं तो लेखन की वजह से। मैं इतनी संवेदना मेरे भीतर रही होगी, क्योंकि संवेदना आप थोप नहीं सकते अपने ऊपर, गढ़ नहीं सकते, नकली नहीं जी सकते आप। मैं बहुत संवेदनशील थी, लेकिन पत्रकारिता की पथरीली जमीन पर संवेदना का कोई काम नहीं था। जब मैं लेखन में आई तो मेरी संवेदना उभरी, और उसने मुझे, मेरी संवेदना ने फिर मुझे बहुत विनम्र और उदंड, एक उदंड लड़की को, एक उदंड स्त्री को एक विनम्र स्त्री में बदल दिया। और जिसको भी बदलने में टाइम है, मैं उदंड हूँ, अपनी उदंडता को कंट्रोल करती रहती हूँ। हो नहीं पाएगा, क्योंकि लालन पालन पत्रकारिता में हुआ है ना, तो वो रीढ़ की हड्डी बड़ी सीधी है, मुझसे ना हो पाएगा। तो कोशिश करती हूँ कि मैं अतिरिक्त संवेदनशील रहूं, अतिरिक्त विनम्र रहूं। मैम, आपकी पुस्तक है स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, जिसको मैंने अपने छात्र जीवन में बहुत उपयोगी जाना और पढ़ा। और आज जब मैं पढ़ाने लगी हूँ तो मैं छात्रों को सजेस्ट करती हूँ कि ये पुस्तक आप पढ़ें। क्या जब आप ये पुस्तक लिख रही थी तो क्या आप युवा पीढ़ी के लिए लिख रही थी? क्या ऐसी कोई योजना थी आपकी कि ये युवाओं के लिए मार्गदर्शक होगा, या अनायास ही युवाओं के लिए ये उपयोगी और प्रेरणादायी हो गया? क्या हुआ मैम? यार, मेरी पहली किताब है वो, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र मेरी पहली किताब है। और उससे पहले किताब के बारे में नहीं सोचा था, मैं आउटलुक में काम करती थी, लेकिन उसमें जो रचनाएं हैं, कुछ आउटलुक में छपी हैं, कुछ सहारा में छपी हैं, कुछ अलग अलग। वो हुआ ये था कि साहित्य में स्त्री विमर्श का दौर चल रहा था, इधर अखबारों में भी पैरेलल चल रहा था विमेन डिस्कोर्स, और जो पत्रकारिता में महिलाओं के लिए एक जो द्वार खुले, और एक विमेन बीट की तरह, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, छोटे छोटे दल, ये बीट होता था, मुस्लिम बीट, दलित बीट, उसी तरह से विमेन एक बीट हो गई, जिसमें महिलाओं को रखा जाता था कि ये विमेन वाला एरिया कवर करेगी। तो हम लोग को, मैं जहां भी रही, मुझे विमेन बीट दिया जाता था कि विमेन बीट करेगी। तो करने से हुआ क्या कि मैं महिलाओं से ज्यादा उनके बीच उठने बैठने लगी, उनके संगठनों में, उनकी प्रॉब्लम्स में, फील्ड में जाने आने लगी। फिर उसी दौरान मैंने कुछ सोशल इश्यूज पे फेलोशिप भी अप्लाई किया, वो भी मिला। उससे ये हुआ कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जानने का मौका मिला। मेरी दृष्टि अचानक बड़ी हुई, उदार हुई, कि मैं बहुत संकीर्ण सोच लेकर आई थी अपने यहाँ से। मेरी चेतना उतनी जागरूक नहीं थी, मैं स्त्रियों के अधिकारों को लेकर कुछ ज्यादा नहीं जानती थी। और जो समाज, जो घर में मैंने अपने देखा था, और जो मैंने यहाँ आके दृष्टि मेरी बनी, तो मुझे लगा कि हम लोग कितने कितने संकीर्ण माहौल में, और कितना स्त्रियों को लेकर दोयम दर्जे का, पहले मुझे लगता था कि नॉर्मल है, मतलब स्त्रियों के साथ जो हमारा समाज व्यवहार करता है, गैर बराबरी का, उनको हाशिए पे रखता है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब मैं महिला बीट करने लगी, कवर करने लगी, तो मुझे लगा कि नॉर्मल नहीं है, ये तो अत्याचार है, ये तो गुलामी है, ये तो शोषण है, जो सदियों से स्त्रियों को चटा चटा के उनको खिलाया गया है, और उनका शोषण हो रहा है, और स्त्रियों को पता ही नहीं कि वो शोषित हो रही है। मुझे ही नहीं पता था मैं शोषित हो रही थी उस घर में या उस समाज में। तो मेरी दृष्टि बड़ी हुई, मेरी दृष्टि उदार हुई, तो मैंने लिखना शुरू किया।
बल्कि मैं कहूँ कि लेस्बियन पर एक लेख है उसमें, तो मैं इंटरमीडिएट तक, जब मछली मरी हुई पढ़ने से पहले तक, मैं सोचती थी कि मेरे हॉस्टल में बहुत सारी फ्रेंड्स थी इस तरह की, तो मैं उन्हें खराब नजर से देखा करती थी कि क्या है ये, इसे क्यों करती हैं, नेचुरल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मेरी दृष्टि बड़ी हुई और मैंने ऐसी लड़कियों से बातचीत की, उनके करीब गई, उनको समझा, तो मैंने मैं कितनी गलत थी, क्योंकि मेरी सोच, मैं छोटे शहर से आई थी, तो वो उसी तरह की संकीर्ण सोच थी, मैं बहुत बड़ा सोच नहीं सकती थी। फिर मुझे लगा ये तो नॉर्मल है, तो नेचुरल है। फिर मैंने उनके पक्ष में लिखा, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने डील की उस दौरान, जो उस किताब में है, कि जो मुझे पहले लगता था कि अजीब है, मुझे लगा ये नेचुरल है। और स्त्रियों की प्रॉब्लम्स को ढूंढ ढूंढ के, स्त्रियों की, चाहे प्रौढ़ हो, यंग हो, एजेड हो, जिस तरह की औरतें थी, उनके बीच में उठना बैठना, उनसे बातें करना, उनके दिल में उतरना, वहां से उठा उठा के प्रॉब्लम्स डील करना, तो वो सारी प्रॉब्लम्स मैंने डील की, और डील करके फिर जगह जगह अखबारों में छपा। उसके बाद फिर मैंने महेश भारद्वाज हैं सामयिक प्रकाशन के, वो मेरे ऑफिस बहुत आते जाते थे, वो मेरे एडिटर के मित्र थे, हमारे भी मित्र बने बाद में। उन्होंने बहुत जिद किया कि तुम इतना अच्छा लिख रही हो, इन सबको एक किताब के रूप में लाओ तो अच्छा रहेगा। अखबारों में छपा, पता नहीं हाथ पोंछ के लोगों ने फेंक दिया, क्या किया, कौन संग्रह रखता है। किताब तो लाइब्रेरी में रहेगी, लोगों के पास रहेगी, एक संदर्भ ग्रंथ की तरह रहेगी, तुम किताब बनाओ। उन्होंने बहुत जिद की। आज मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत जिद की। तो मैंने फिर सबको इकट्ठा किया, फिर एक किताब की शक्ल बनाई, और उन्होंने वो बिना शर्त उन्होंने वो किताब छाप दी कि मैं छापूंगा। मैंने कहा छापेगा कौन, किसको कहूँ। हालांकि मैंने कभी कोशिश नहीं की कि छपने की, कि मैं किसी से कहूँ, तो मुझे तो छपने की कभी दिक्कत नहीं रहती, ना आज है। तो लेकिन वो महेश जी ने जिद करके वो किताब छापी, और इस तरह से मेरा, जो लोग आज वीमेन डिस्कोर्स करते हैं, जिन इश्यूज पे महिलाएं आज बात करती हैं, उस सब इश्यूज को मैं स्त्री आकांक्षा के मानचित्र में डील कर चुकी हूँ, उसमें बोल चुकी हूँ, लिख चुकी हूँ। आज मैं फिर कहूंगी तो अपने को दोहराऊंगी। मैं जानना चाहूंगी कि आपकी भावी योजनाएं क्या हैं इस वक्त? हाँ हाँ, भावी योजना है यार, मेरा मन बहुत छटपटाता है कई चीजों के लिए। लगता है कि उपन्यास तो लिख ही रही हूँ, कहानी संग्रह भी लिख रही हूँ, मैं संस्मरण की किताब लिख रही हूँ इन दिनों, यात्रा पे किताब लिख रही हूँ, यात्रा वृतांत आने वाला है मेरा, और संस्मरण पे किताब लिखूं, मतलब शुरू किया है, बीच बीच में लिखती रही हूँ। तो सबको सबको का संकलन करूंगी। भावी योजनाओं में मेरा ट्रेवल राइटर बनने का बहुत मन है, कि जिससे मैं घूम घूम के लिखूं, खूब घूमूं, बैग उठा के चल दूं, कहीं घूमूं। मतलब दिमाग इस माहौल में, जो 2 साल पहले तक मैं सोचती थी, वो इन 2 सालों में अब नहीं सोचती हूँ। इन 2 सालों में जिंदगी ने इतना बदल दिया है, इस माहौल ने, इस बीमारी ने, इस काल ने इतना बदल दिया है कि मेरी सोच सब गड़बड़ है। अब मुझे मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी अब सोच पाने की स्थिति में हूँ कि मुझे भविष्य में क्या करना है। मैं बताऊं कि 2 महीना 3 महीना पहले मैंने बड़ी तैयारी की थी कि अप्रैल में मेरे भांजे की शादी है, और मैंने शॉपिंग की और पूरी तैयारी की। सब जिस परिवार में शादी थी, उस परिवार में सबको कोरोना हो गया, पूरा सब कुछ रद्द हो गया। तो यहाँ पे पता ही नहीं कि अगले 2 दिन 3 दिन, अगले पल क्या होने वाला है। तो ऐसे में आप योजना बनाकर करेंगे क्या? तो मतलब बहुत हताशा है मेरे भीतर अभी, और बहुत अवसाद है। तो मैं अभी कुछ भी कि मन, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा मन है, लेकिन मैं क्या करूंगी मुझे मालूम नहीं। मन तो है कि खूब घूमूं, जो जगह छूट गई हैं, हर समंदर का पानी चखूं, हर पहाड़ के चीड़ को, देवदार को छूं, हर हर शिखर का बर्फ छू लूं। मन तो बहुत है, हर पहाड़ पे जाने वाले गडेरिए के साथ साथ चल पड़ूं, हर खाना बदोश के लंगर, जो खाना बदोश के का जो होता है ठिकाना, वहां बैठ कर उनसे बातें करूं। तो मन तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ भी करूं, लिखती रहूं। ये सब कुछ भी करना मेरा लेखन से ही जुड़ा है। मैं कुछ भी ऐसा करने की नहीं सोचती हूँ जिससे मेरा लेखन छूट जाए। घूमूंगी तो भी लेखन करूं, पहाड़ पे जाऊं तो भी करूं, समंदर किनारे जाऊं तो मैं लिखती रहूं,
चाहे डायरी हो, संस्मरण हो, कहानी हो, कुछ भी हो, लेखन ना छूटे। बस जब तक जिंदा रहूं लिखती रहूं। मैं लिखना चाहती हूँ बहुत। लेखन एक पनाहगाह है, एक विश्राम स्थल है, एक मेरे लिए मुंह छुपाने की एक जगह है, जहां मैं पूरी दुनिया से थक के, हार के, टूट के कहीं नहीं तो वहीं जाके आराम महसूस करती हूँ। पेंडेमिक का दौर चल रहा है, चारों ओर दहशत और दुख का माहौल है, लेकिन इस भयावने माहौल में भी ग्रुप संचालक विभा रानी जी का ये मानना है कि अपना जो ये साप्ताहिक लाइव है, इसके साथ हम चलेंगे और हमारी वक्ता आएंगी। हम सब एक सकारात्मकता का संचार करने का एक प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में हमारी बड़ी बिंदियों का पूरा सहयोग मिल रहा है, हमारी वक्ताओं का सहयोग मिल रहा है और इसी सहयोग के कारण, मैम आज आपके सहयोग के कारण ये 52वां एपिसोड पूरा होता है। आज आप हम लोगों के बीच आई और आपने इतनी ईमानदार अभिव्यक्ति की, इतनी खुलकर अपनी बातें रखी, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, दिलों को छू गया होगा। मेरे दिल को तो छू गया है, सभी बड़ी बिंदियों के दिल को आपकी बातों ने अवश्य छुआ होगा। और यह जो बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है, तो सभी बड़ी बिंदी से ये गुजारिश है कि आप यहाँ से एक लिंक कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा, बाय मी अ कॉफी, उस लिंक पर जाकर आप कम से कम एक और अधिक से अधिक आप जितनी चाहे कॉफी खरीद कर बड़ी बिंदी को अपना सहयोग दे सकती हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गीताश्री मैम आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और इस ग्रुप में सदैव साथ रहने के लिए सभी बड़ी बिंदियों का आभार करते हैं और विभा रानी दीदी को इस ग्रुप का निर्माण करने के लिए और इसका सफल संचालन करने के लिए और कदम कदम पर हम सबका साथ देने के लिए हम दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका दिन शुभ हो और हम सभी इस महामारी का मुकाबला कर सके और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सबकी रक्षा हो। नमस्कार। एक शेर के साथ कि आदम गोंडवी का एक शेर सुनाती हुई चलती हूँ। आज शेरो शायरी हुई नहीं, मैं तो लाइव में खूब शेरो शायरी करती हूँ, हुई नहीं इसलिए सुनाते चलूं कि यूं खुद की लाश अपने कंधे पर उठाए हैं, ए शहर के वाशिंदों हम गांव से आए हैं। नमस्कार। शुक्रिया, क्या बात, शुक्रिया विभा रानी, शुक्रिया विभा कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम।